बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। बहुत खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कि हमने रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन hen और इन चिकन स्टार्ट की हुई है। इसका जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद हमने उसमें और गौर करके देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, राइट। और एम्ब्रियोलॉजी में हमने ये देखा था कि बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। और हम लोगों ने hen मीन्स oogenesis के प्रोसेस और रूस्टर और कॉक यानी कि उसमें होने वाले प्रोसेस मीन्स परमेटोजेनेसिस को देखा था। आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने ये बात कही थी कि जहाँ भी वर्ड गोनिया इस्तेमाल होता है वहाँ पे माइटोसिस होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को 2n रखा जाता है और मियोसिस के लिए एक लार्ज फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद की जाती है मियोसिस। आपको ये वाली बात भी याद होनी चाहिए कि मेल के केस में जितने नंबर ऑफ माइटोटिक सेल्स बनेंगे उनका मल्टीपल ऑफ 4 स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं हुआ था। फीमेल के केस में जितने नंबर ऑफ माइटोटिक सेल बनेंगे उनका मल्टीपल ऑफ 1 मीन उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, एग्स। उसकी वजह यह है कि इन केस ऑफ फीमेल जो मियोसिस होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, जिसके रिजल्ट में 3 छोटे सेल बनते हैं जिन्हें हम पोलर बॉडी कहते हैं और एक ही बड़ा सेल बचता है जिसे हम आमतौर पे एग कहते हैं, राइट। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग मेल का नहीं बल्कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और देखेंगे कि फीमेल के अंदर बेसिकली एग किस प्रोसेस से बनता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, welcome on whiteboard. Chapter number 19, lecture number 5, definitely a continuation of lecture number 4, that was reproduction in animals. और टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिक। और चिक में मैंने आपसे ये बात कही कि हम डिस्कस करेंगे hen का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिर hen का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हालांकि ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है। इसके 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाला सिस्टम आपके प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, और दूसरी बात, आपको अगर निगाह बीना अता हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि एक hen की बॉडी में एग किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है तो उसमें हर्ज क्या है। ठीक है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आप लोगों के अंदर बुक से थोड़ी सी ज़्यादा विजन प्रोड्यूस करूं, और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम एक hen लेंगे। जाहिर है उसे हम बेहोश करेंगे और बेहोश करने के बाद हम उसकी सर्जरी करेंगे। तो जाहिर है ये एक वर्टिब्रेट है, तो इसकी सर्जरी करने के लिए मुझे इसके पेट को वेंट्रल साइड से चाक करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको वेंट्रल साइड से चाक किया, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास विजिबल हो गया उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाहिर है 2 चीज़ें होनी चाहिए। उनमें से एक का नाम क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, PSO, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे हम प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि उसने बेसिकली मियोसिस का प्रोडक्ट यानी कि ओवम और एग, और इस वाले केस में हम उसे छोटा सा साइटोप्लाज्म बोलेंगे जिसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मीन एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर hen के सोमैटिक सेल की निस्बत नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तो उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, ओवरी। तो hen का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा कहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरी से। तो लिखते हैं नंबर 1 थिंग इज ओवरी। नंबर 1 थिंग इज बेसिकली ओवरी। It is the female primary sex organ
female primary sex organ, right? And it is basically going to make what a female, it is a sign for female, it is a female pronucleus. और इसके साथ हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, और इससे जो टोटल साइज बनता है इस सारी चीज़ों के जमा होने से इट इज 2 to 3 मिलीमीटर, 2 to 3 मिलीमीटर की एक साइटोप्लाज्मिक डिस्क बन जाती है. दैट इज बेसिक जॉब ऑफ ओवरी, राइट. ओवरी का बेसिक फंक्शन क्या है, मियोसिस करके एक ऐसा सेल बना देना जिसमें थोड़ी सी साइटोप्लाज्म हो और उसके अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस हो जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेन के सोमैटिक सेल की निस्बत क्या हो, हाफ हो. और आपको पता है कि हम हाफ को कैसे लिखते हैं, 1n की फॉर्म में लिखते हैं, राइट. तो ये है इसका पहला ऑर्गन. लेकिन जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ओवरी के साथ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे बड़े मुख्तलिफ साइजेस के येलो बॉल्स नज़र आते हैं. ये जो येलो बॉल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, योग. तो इस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ ह्यूज अमाउंट में योग जमा की जाती है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. जब ये योग सफिशिएंट अमाउंट में जमा हो जाती है तो फिर ये बन जाता है क्या, एक राइपेंड फॉलिकल, एक राइपेंड एग. एंड दैट वेरी एग अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, अंडा निकलने का प्रोसेस. याद रखिए ये एग लेइंग नहीं है, इट इज लिबरेशन ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी. दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. और ओव्यूलेशन के बाद आप जरा गौर करें, चलें आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो मेरे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से निकलने वाला एग है ये बहुत बड़े साइज का है, लेकिन इसके साथ अटैच्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पहला पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओवी डकल और ड्यूकल फनल, और इसका यहां पर नाम है इनफंडिबुलम. आए इसको लिखते हैं. सेकेंड पार्ट इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, right? It is basically a funnel-like structure. Therefore, it is also called as oviducal funnel. मैं आपसे बात कर रहा था वीडियो की, इस वीडियो को आप देखें. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आम ऑर्गेनिजम्स की निस्बत ये वाली फनल सिर्फ एग को रिसीव नहीं कर रही, बल्कि लुक एट दिस, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट लिटरली एक्सपेंड्स ओवर. ये फैल जाती है, अपने मसल्स को रिलैक्स करती है. कौन से मसल्स को, सिकुलर मसल्स को. और लिटरली इट इज गोइंग टू सक और एनगल्फ व्हाट, दिस पर्टिकुलर व्हाट, फीमेल प्रोन्यूक्लियस along with a huge amount of yolk. तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम ये हो गया कि ये उस पर्टिकुलर एग को जो ओवरी से रिलीज हो गया है उसे ये सक करती है, खींचती है प्रॉपर अपने अंदर, राइट. इस बड़ी सारी योग को खींचने के बाद क्या काम मुकम्मल हो गया, तो आंसर इज नॉट. इसके बाद जो मेरे पास अगला पार्ट किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो अगला पार्ट है उसका नाम है हमारे डियर स्टूडेंट्स मैग्नम. आपने डेफिनेटली मैग्नम खाई तो होगी, राइट. तो हम उसी मैग्नम की बात करें, राइट. उसी नहीं बल्कि इस मैग्नम की बात करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट है. व्हाट इट डज, ये करता क्या है. हमने क्या क्या अब तक बना लिया है, हमने बना लिया है फीमेल प्रोन्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1n था. उसके साथ हमने 2 to 3 मिलीमीटर की एक साइटोप्लाज्म का पीस रखा और ये बन गया मेरे पास एक एग.
और उस एग के साथ मैंने अटैच कर दिया था क्या, येलो पार्ट, दैट इज बेसिकली द योक। अब इस योक के ऐड होने के बाद और इनफंडिबुलम में सक होने के बाद अगला जो पार्ट है उसका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नम। ये कर क्या रहा है, इट इज गोइंग टू ऐड द एग वाइट। क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये एग वाइट ले करता है, राइट। अगर आप एक अंडे को तोड़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें बेसिकली दो किस्म का एग वाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसे हम लोग, एल्ब्यूमिन, ये प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन, राइट। एक डेंसर एल्ब्यूमिन है जो गाढ़ा होता है और एक लाइट एल्ब्यूमिन है जो कि एक्वस, काफी ज्यादा पतला अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन इट इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। ये मैंने इतना जोर लगा के आप लोगों के लिए बोला है, इस्थमस, राइट। इनफैक्ट ये अपनी हमारी जो पंजाबी इंग्लिश है उसमें बोल रहा हूं मैं कि आपने थ को भी याद रखें ताकि आपको TH याद रहे, अदरवाइज इट इज इस्थमस। हम उसमें बहुत ज्यादा जोर थे पे नहीं लगा रहे होते, तो इस्थमस इज अ ट्रू प्रोनाउंसिएशन। So this very isthmus is the next part of female reproductive tract and its function is to develop membranes. Its function is to develop membrane. और आपको पता है कि membrane दो किस्म की हो सकती हैं। एक वो वाली membrane के जो कहाँ प्रेजेंट है, जाहिर है एग के अंदर प्रेजेंट है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ एग के कंपोनेंट्स को सेपरेट रखना है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी शामिल होती हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल भी प्ले करती हैं। उन सारी की सारी मेम्ब्रेन्स को ले करना, अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना, इट इज जॉब ऑफ दिस इस्थमस, राइट। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और उसको हम लोग नाम देते हैं व्हाट, द यूट्रस। यूट्रस का मतलब आमतौर पे होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगी आमतौर पे। लेकिन इन केस ऑफ हैन और इन केस ऑफ बर्ड्स हम लोग यूट्रस का फंक्शन क्या देखते हैं कि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस और डेवलप व्हाट, शेल। इट प्रोड्यूस और डेवलप शेल। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर यूट्रस को शेल ग्लैंड का नाम भी देते हो। क्या नाम देते हो? शेल ग्लैंड का नाम। जाहिर है कि इसकी लाइनिंग में ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करते हैं और उसे रिलीज करते हैं। अगर आप एक हेन को देखें तो ये 24 आवर ड्यूरेशन में, 24 आवर का मतलब एक दिन के अंदर इट कैन ले 1 एग। ये आम तौर पे बड़ी आसानी से एक एग प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि हम 24 घंटे को अगर डिवाइड करें इस सारी एक्टिविटी में तो माय डियर स्टूडेंट्स एग अपना मैक्सिमम टाइम तकरीबन कितने घंटे? 22 घंटे। मैंने क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स? 22 आवर्स। 22 आवर्स एग यूट्रस में गुजारता है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाले बाकी सारे काम यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, ये सारे के सारे काम 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो 22 घंटे एग इस यूट्रस के अंदर गुजारता है, राइट। तो इस लिहाज से 24 घंटे में एक हैन एक एग ले कर सकती है। आपको जो बताने वाली बात है वो ये कि डिफरेंट कंट्रीज की जो फूड है वो डिफरेंट है फॉर द एनिमल्स। उसके लिहाज से एग की पिगमेंटेशन क्या करती है? डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हैन को ज़्यादा अमाउंट में कॉर्न खिलाऊं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगी? ज़ैंथोफिल की। तो उसके अंदर जो योक है वो ज़्यादा येलो होगी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी हैन को देखूं
कि जिसको मैंने कॉर्न नहीं खिलाई है उसे खाने को कॉर्न या उस जैसी कोई चीज़ नहीं मिले जिसमें ज़ैंथोफिल होगा तो उसकी योक येलो नहीं होगी। तो योक का येलो होना या ज़्यादा गाढ़ा होना या कम गाढ़ा होना उसका उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, योक योक ही होती है। ओनली डिफरेंस इज लाइंग इन द पिगमेंटेशन। इफ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द योक तो वो कैसी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, बिकॉज के योक इज नथिंग अदर देन फैट। तो फैट में आपने पढ़ रखा है पार्ट 1 में कि फैट में पर ग्राम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देसी अंडे में और वलैती अंडे में और ज़्यादा जर्दी वाले अंडे में और घट जर्दी वाले अंडे में देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। आगे चलते हैं। अगली बात मैंने आपसे बतानी है कि आपकी hen जो भी खा रही है उसका इफेक्ट उसके एग पर मैंने बोला होता है, नॉट ओनली उसके इंटरनल कंपोजिशन पे बल्कि एग के शेल पर भी होता है, राइट। बहुत सी ऐसी मुर्गियां होती हैं कि जो वाइट कलर के क्या करती हैं, एग ले करती हैं। बहुत सी मुर्गियां ऐसी होती हैं जो ज़रा से ब्राउन एग्स ले करती हैं और बहुत सी मुर्गियां ऐसी होती हैं जो चितरे मितरे अंडे देती हैं और बहुत सी मुर्गियां ऐसी होती हैं जो ब्लू अंडे देती हैं। इन सारी की सारी चीज़ों के निसार किस बात के ऊपर है, सिर्फ फूड पर है। और हम इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज यू नो वी हैव गॉट द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। तो अंडे के कलर से बिल्कुल भी अमाउंट और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर एक अंडा बड़ा है उसमें अमाउंट ऑफ योक ज़्यादा है तो जाहिर है उसमें अमाउंट ऑफ फैट ज़्यादा होगी, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर उसमें एल्ब्यूमिन ज़्यादा है तो जाहिर उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो उसे अमाउंट और तो उसे ऑब्टेन होने वाले व्हाट अमाइनो एसिड भी ज़्यादा होंगे। साइज डज मैटर, अदरवाइज देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन बिटवीन देसी अंडा एंड वलैती अंडा, राइट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कि हमारी hen जो बेसिकली एग ले कर रही है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एवियन एग की, यानी कि यहां पे मैंने डेलिब्रेटली वर्ड लिखा है एवियन। इससे बना दिया कि आप बर्ड्स के किसी भी एग की बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आमतौर पे हमारी फूड में जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट शामिल होता है वो hen का होता है तो इसलिए ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है hen के एग को ही कर रहे होंगे। तो सवाल ये है कि अगर हम hen की प्रोडक्शन की बात कर रहे हों इन द टर्म्स ऑफ फैक्ट, तो अभी मैंने डिस्क्राइब किया आप लोगों को कि एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा बहुत आसानी से दे सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एग दो चीज़ों का बहुत ही प्योर सोर्स है, उनमें से एक फैट बोला मैंने अभी आपको योक, और दूसरी चीज़ क्या है, एल्ब्यूमिन दैट इज प्रोटीन। तो एक एग बंदे को एक दिन में लाजमी खाना चाहिए, राइट। अगर आप अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करें तो उसकी जो प्रोडक्शन है पर एनम का मतलब होता है एक साल में पाकिस्तान की मुर्गियां टोटल कितने अंडे देती हैं, तो आंसर इज 18 बिलियन। 18 बिलियन एग्स हमारी हेन्स प्रोड्यूस करती हैं पर एनम, राइट। और अगर मैं इनकी बात करूं और मैं इसको डिवाइड कर दूं पॉपुलेशन पे तो मुझे पता चलेगा कि इतनी एग्स के लिहाज से हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 21 आई थिंक अरब, 21 अरब हो चुकी है हमारी आबादी अब तक। तो उसके लिहाज से अबाउट 65 to 70 एग्स पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब होता है पर हेड, पर कैपिटा मीन्स पर हेड, पर एनम हमें एग्स अवेलेबल होते। और क्या हम दुनिया के मुताबिक फूड खा रहे हैं या हम उससे कम हमें अंडे मिल रहे हैं, तो आंसर इस जाहिर है कि जब आप मुर्गियां ही कम पालेंगे तो आपको अंडे भी ज़ाहिर है कम ही मिलेंगे। तो यही बात भैया नजर आ रही है कि दुनिया में 160 to 170 एग्स पर कैपिटा पर एनम
नॉट टल, कैपिटा, पर कैपिटा पर एनम ये नंबर आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम दुनिया से कितने कम अंडे खा रहे हैं। अगर आप चाइना की बात करें तो आई वॉज स्टडिंग एन आर्टिकल, तो उसमें लिखा हुआ था कि चाइना 2020 में, मींस ईयर 2020 में, व्हाट इज इट्स टारगेट, इसका टारगेट ये है कि ईयर 2020 में हम 10 बिलियन एग्स प्रोड्यूस करें। कब? पर एनम, एक साल में नहीं, पर डे, पर डे, राइट। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप अपने मुंह को देखें तो उसका नंबर 1 और काम करने वाले हाथों का नंबर कितना है? 2। जब तक आपके काम करने वाले हाथों की तादाद मुंह से ज्यादा है, कोई बंदा भूखा नहीं मर सकता। हमारे यहां प्रॉब्लम ये है कि हम पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं और उनके अंदर स्किल या काम करने की जो अजमत है वो इनकलकेट नहीं कर रहे। बट इट इज नॉट ट्रू विथ चाइना। चाइना नॉट ओनली अपने मुल्क की डिमांड पूरी कर रहा है, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। ऑल द रीजन इज दे आर डूइंग देयर जॉब्स ऑनेस्टली, देयरफॉर दे डिजर्व टू रूल द वर्ल्ड। तो ये है उनकी एम्बिशन और ये है हमारा नंबर। वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। शायद हमें थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए। बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि अगर हम एक पर्टिकुलर हैन के एग को देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इसी के ऊपर बेस करती है फर्दर डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करेंगे उसी एक छोटे से सेल से जिसे मैंने नाम दिया था फीमेल प्रो न्यूक्लियस, दैट इज लाइंग समवेयर हियर, राइट। ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस है। चलें इसको रेड ड्रॉ करते हैं बिकॉज कि इसका सोर्स एक फीमेल है, तो रेड ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ फीमेल प्रो न्यूक्लियस और इस फीमेल प्रो न्यूक्लियस के साइडों पे थोड़ी सी अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। एक्चुअली ये क्या है? एग, राइट, जिसने बेसिकली फर्टिलाइज होना है और जिसने अगले एम्ब्रियो की लाइफ की बुनियाद रखनी। फिर इस पर्टिकुलर चीज के नीचे समवेयर हियर समथिंग लाइक इट, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि इसके नीचे ये सारी की सारी चीज समथिंग लाइक इट, इफ आई कुड पेंट इट येलो, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी चीज क्या है? योग। लेबल करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको बातें साथ साथ समझ भी आती है कि दिस थिंग इज कॉल्ड एज योग। अगर हम इस पर्टिकुलर अंडे को ब्रेक करें, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, एनिमेशन को देखें, तो हमने इस अंडे को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा वाइट सा स्पॉट नजर आ रहा है योग के ऊपर। वो जो छोटा सा वाइट सा स्पॉट है उसे मैंने अपनी डायग्राम में रेड स्पॉट और ब्लैक आउटलाइन के साथ ड्रॉ किया है। इस पर्टिकुलर छोटी सी चीज को नाम कर देते हैं जर्मिनल डिस्क। ये जर्मिनल डिस्क है। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो इसी जगह पे जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये सिंपल फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। इसके नीचे ये योग है और फिर इस पर्टिकुलर योग के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वाइटलाइन मेम्ब्रेन। उसको हम ट्रांसपेरेंट वे में तो शो नहीं कर सकते अपने पर्टिकुलर इस बोर्ड पर, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर योग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये योग बहुत शाइनी से नजर आ रही है। इसकी शाइन उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की वजह से है जिसे मैं नाम कर देता हूं वाइटलाइन मेम्ब्रेन।
अब अगर आप कभी YouTube पर जाएं और आप इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन देखें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत से लोग इसे वाइटलाइन और बहुत से लोग इसे वाइटलाइन और बहुत से लोग इसे विटालिन भी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो ये वेरिएशन एग्जिस्ट करती है प्रोनाउंसिएशन में। सो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स बट अप नॉट टू दैट एक्सटेंट। हम उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं दैट इज लाइंग समवेयर हियर। आई डोंट थिंक इतनी क्लियर बनेगी, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर सकूं, समथिंग लाइक इट, एंड दैट वेरी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वाइटलाइन मेम्ब्रेन। बहुत से लोग इससे विटालिन मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। सो इट इज द कवरिंग ऑफ योक। आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर योक को जरा आंखें खोल खोल के गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये योक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ये योक दो तरह की है। उसमें से एक योक का नाम होता है वाइट योक और एक का नाम होता है येलो योक। तो योक की दो किस्में हो गई। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज वाइट योक and other one is called as yellow yolk। और ये yolk concentric लेयर में अरेंज है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सात जुड़ी जुड़ी लेयर्स में मौजूद। जाहिर है मैं आपको इसे टॉप से दिखा रहा हूं तो ये साइड में मुझे इस तरह से नजर आएंगी। ये समझ लें आप लोग कि जो मैंने ब्लैक लाइंस लगाई हैं वो वाइट योक है और जिसके दरमियान में वाइट मटेरियल फिल्ड है दैट इज बेसिकली द येलो योक। तो अगर आप इस पर्टिकुलर योक को जरा गौर से देखें, आंखें खोल खोल के देखें, तो आपको पता चलेगा कि योक किस फॉर्म में अरेंज थी, वाइट योक पे और येलो योक पे। अब वाइट योक का एक एक्सेस होता है, एक स्टॉक होती है, जिसके ऊपर फिर हम कॉन्सेंट्रिक लेयर में क्या करेंगे, वाइट योक को यूज करेंगे टू मेक द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। उस एक स्टॉक को हम नाम देते हैं इस्थमस ऑफ पेंडर। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ये समझ लें कि यहां से बनना शुरू हुई है और ये ऐसे से घूम रही, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्टार्ट हुई उस एक स्टॉक को हम लोग नाम देते हैं इस्थमस ऑफ पेंडर। इस्थमस ऑफ व्हाट? पेंडर। और एंड पे जो छोटा सा एक डॉट जिस पे वो खत्म होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। राइट, समथिंग आप ये समझ लें कि यहाँ पे कहीं पे ये खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कहीं जाके हमारे पास बन जाएगा न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। इस तरीके से हमारा ये योग का टॉपिक खत्म हुआ। तो योग में क्या क्या चीजें शामिल हुई? फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्लस अ लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म that is going to make the germinal disc if it will be fertilized, otherwise it is just the female pronucleus. Then it has got the yolk, and yolk is of two types. One of them is called as white yolk, other is called as the yellow yolk, and these two yolks they always arrange in concentric layers, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई layers की फॉर्म में present हैं। White yolk is basically providing the type of membrane that allow yellow yolk to fill in it। ये स्टार्ट जहाँ से होती है that is called as isthmus of पेंडर, और इसके अंदर alternate layers में क्या present है? जाहिर है येलो योक। फिर उसके बाद ये वाला एग, जैसे मैंने बोला था कि इस पॉइंट से it will be taken up by the what? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या था? ओविड्यूकल फनल। और यहां से जाने के बाद अब इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ाई जाएगी। एग में जब आपको मेम्ब्रेन नजर आती है, हम अभी सिर्फ उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज लाइंग समवेयर हियर। राइट, दैट इज लाइंग समवेयर हियर। Right, this particular membrane
is basically bearing a cord-like structure, and that very cord-like structure is called as khelza or chalaza, shalaza, khelaza. डिफरेंट अगेन वही बात, आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी मिल जाएंगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द स्पेल जो आपको आने चाहिए. हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती. तो मेरा सवाल ये है कि नेचर ने आखिर इस शेल्जा को और चलाजा को क्यों बनाया है? तो आंसर इज कि ये एक किस्म की टॉर्शन प्रोवाइड कर रही है. आप अंडे को जिस मर्जी एंगल पे रखें, इस चलाजा का फंक्शन ये है कि ये जर्मिनल डिस्क को हमेशा ऊपर की तरफ रखता है. तो आप देखें कि नेचर ने इस पर्टिकुलर जर्मिनल डिस्क को एक्स्ट्रा प्रेशर से बचाने के लिए एक टॉर्क प्रोवाइडिंग सब्सटेंस यहाँ प्रोवाइड कर दिया है कि आप अंडे को जिस फॉर्म में मर्जी रखेंगे, ये बॉल घूम के जर्मिनल डिस्क को क्या करेगा? ऊपर ले आएगा. फिर इसके बाद आ जाता है हमारे स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नम. आपको पता है कि मैग्नम ने क्या किया था? मैग्नम ने इसके गिर्द जमा कर दिया था क्या? एल्ब्यूमिन. ठीक है, तो यहां से लेके यहां पे यहां तक ये सारे का सारा क्या प्रेजेंट है? एल्ब्यूमिन. समथिंग लाइक इट. दैट वेरी कैविटी जो इसके अराउंड सारी प्रेजेंट है, सारी समथिंग हियर ये सारा एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, जाहिर है मैं इसे किसी पेंट से फिल नहीं कर सकता हूं. तो दिस वेरी एरिया, ये सारे का सारा एरिया, दिस इज फिल्ड विद एल्ब्यूमिन. और मैंने आपको बताया था कि एल्ब्यूमिन की दो टाइप्स होती है, एक वाइट एल्ब्यूमिन और थिन एल्ब्यूमिन एंड डेंस एल्ब्यूमिन. फिर उसके बाद एक और ग्लैंड आता है, एंड दैट वेरी ग्लैंड इज अगेन अ मेम्ब्रेन ग्लैंड, एंड दैट इज गोइंग टू रैप अनदर मेम्ब्रेन अराउंड इट. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन के बाहर क्या होगी? एक और मेम्ब्रेन. याद रखने वाली बात ये है कि ये मेम्ब्रेन दो डिफरेंट किस पे पार्ट्स में डिवाइडेड है. अगर आप कभी अंडे को उबालें और आप उसका छिलका उतारने की कोशिश करें, तो आप अगर वही बातें निगाहें बीना रखते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि सम टाइम एक मेम्ब्रेन उतर जाती है और एक मेम्ब्रेन अभी उसके ऊपर चिपकी रह जाती. तो ये डबल मेम्ब्रेन है. अगर आप मेरे इस आइडिया से मुत्तफिक नहीं हुए तो आप यूं देख लें कि जब कभी आपकी मामा किचन में अंडे को ब्रेक करें तो फिर आप लोग उसके उस एंड को देखिएगा कि दैट इज मोर यू कैन से ब्रॉड. सर्कुलर एंड की तरफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके ब्रॉड एंड की तरफ बात कर रहा हूं. तो आपको नजर आएगा कि यहां पे करके जो एक मेम्ब्रेन है वो थोड़ी ज्यादा सीधी है, ऐसे समथिंग लाइक इट, और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड दैट इज बेसिकली लाइंग इन दिस वे, इस तरीके से. तो यहां पे एक गैप प्रोड्यूस हो गया. यू कैन सी इट वेरी इजीली. यहां से आपको दो मेम्ब्रेन वाले तौर पे नजर आ सकती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज लाइक समवेयर हियर इट इज बेसिकली रिच इन ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन में रिच है कि अगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो तो इट शुड प्रोवाइड द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट अर्ली ऑक्सीजन फॉर द डेवलपमेंट. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये एक मेम्ब्रेन इसके बाहर क्या करेगी? डबल मेम्ब्रेन चढ़ा देगी. राइट, बात खत्म नहीं हुई. अभी इस सारे प्रोसेस को शुरू हुए 2 घंटे गुजरे हैं. 2 घंटे गुजरने के बाद क्या होगा कि ये वाला एग एल्ब्यूमिन और मेम्ब्रेन के साथ इवेंचुअली कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस के अंदर. आपको पता है कि यूट्रस क्या चीज़ थी? यूट्रस वो जगह थी फीमेल बॉडी में कि जहाँ इसने 22 घंटे गुजारने हैं, और 22 घंटे के दौरान में यहाँ पे क्रिस क्रॉस वे में अरेंज होती चली जाएंगी कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स. क्रिस क्रॉस वे में अरेंज कैल्शियम कार्बोनेट की क्या? क्रिस्टल्स. और इवेंचुअली यहाँ पे एक काफ़ी मोटा सा क्या बन जाएगा? शेल बन जाएगा. जब एक हेन एग को ले करती है तो उस टाइम पे एग लेदरी और सॉफ्ट होता है. उसमें उस वक्त इसके कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस पर्टिकुलर शेल में से वाटर वेपोरेट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स अपने आप को इतने खूबसूरत आर्किंग वे में अरेंज करती हैं कि हमें एग क्या बहुत खूबसूरत शेप में नजर आता है.
तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट हेन्स एग। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको पार्ट्स इसके याद हो जाएं। जब आप अपेंडिक्स अब हम लोग बाह्य सतह की तरफ मूव करेंगे तो सबसे बाहर हमें नजर आता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल। उसके अंदर हमें नजर आती हैं दो मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमें नजर आते हैं दो किस्म के अल्ब्यूमिन, उसके अंदर हमें नजर आती है क्या शेल्जा और खेल्जा, दैट फंक्शन वाज टू कीप जर्मिनल डिस्क ऑन द टॉप। और फिर उसके अंदर हमें नजर आती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हमें नजर आती हैं दो बड़ी अहम चीजें। उनमें से एक का नाम है जाहिर है फीमेल प्रोन्यूक्लियस और दूसरी चीज क्या थी योक। और आपको याद है कि योक दो तरह की थी, एक वाइट योक और एक येलो योक। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हेन्स एग। अब हम अगले बोर्ड पे देखेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर एग की फर्टिलाइजेशन हो गई तो डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट होगी। और इस पर्पस के लिए लेट्स गो टू द लास्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात शुरू करेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर से। फीमेल की बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था इट वाज ओवरी, राइट। क्या थी स्टूडेंट्स मेरे पास? ओवरी। इट वाज एन ओवरी एंड ओवरी वाज डूइंग मियोसिस, पता है आप लोगों को। और जब उसने मायोसिस या मियोसिस की तो उसके रिजल्ट में एक 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला क्या बन गया? ओवम या एग बन गया, राइट। ठीक है, अब इस एग को हमने किसके साथ मिलाना था? बिल्कुल ठीक, योक के साथ मिलाना था। और हमने इसको योक के साथ मिला दिया। यहां तक कि योक और एग काफी बड़े अमाउंट में हो गए, यानी कि इसमें इतनी योक जमा हो गई जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को एंड तक कंप्लीट करवा सके। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बात आपको समझ आई? ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी टेकन अप बाय द इन्फंडिबुलम और ओविड्यूकल फनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? कि दिस पर्टिकुलर इन्फंडिबुलम और ओविड्यूकल funnel is basically the area where fertilization can occur। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे fertilization can occur। बहुत दफा इस चैप्टर में मैंने एनिमेशन भी लगवाई और आपको बताया भी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि sperm that is obtained from the male, it will penetrate into the egg that was obtained by the hen। तो hen प्रोवाइड करती है फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल रूस्टर और कॉक प्रोवाइड करता है हमें क्या? स्पर्म। ये वाले स्पर्म इस पर्टिकुलर फीमेल की क्लोएका से चलते हुए वजाइना में जाएंगे और वजाइना में जाने के बाद यूट्रस पे पहुंचेंगे, यूट्रस में जाने के बाद इस्थमस में जाएंगे और इस्थमस में जाने के बाद मैग्नम में जाएंगे और इवेंचुअली ये कहाँ पहुंच जाएंगे? इन्फंडिबुलम के अंदर। इन्हें इतना लंबा सफर तय करना है अगर इन्होंने एग को फर्टिलाइज करना है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट इज़ नॉट अ स्मॉल जर्नी। लेकिन इतने लंबे जर्नी को करने के बाद ही इन्हें क्या मिल सकती है? कामयाबी मिल सकती है टू कंबाइन विद द एग, राइट। सो इन्फंडिबुलम की अगर देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? फोल्ड्स। तो इन फोल्ड्स के अंदर यू कैन से वेट में बैठे होते हैं क्या? बहुत सारे स्पर्म्स। तो जो ही एग यहाँ पर सक किया जाता है फौरी तौर पे बहुत से स्पर्म्स दे अटैक दिस पर्टिकुलर व्हाट ओवम टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बात ही हो रही थी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद अब उस पर्टिकुलर जर्मिनल डिस्क के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। उनमें से एक का नाम है फीमेल प्रोन्यूक्लियस और दूसरे का नाम क्या है, मेल प्रोन्यूक्लियस। इन दो न्यूक्लियाई का इकट्ठा हो जाना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इन इनफंडिबुलम। अगर एग इस पर्टिकुलर इनफंडिबुलम के लेवल से नीचे आ गया है और स्पर्म अवेलेबल हुए भी तो वो इसे फर्टिलाइज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे ये सिंपल एक एग है, जाइगोट नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि व्हेन स्पर्म कंबाइन विद एग इट विल गिव राइज टू द जाइगोट। लेकिन अगर हेन का एग उस पर्टिकुलर इनफंडिबुलम के लेवल से नीचे आ गया है और स्पर्म लेट पहुंचे हैं तो फिर ये सिंपल एग ही रहेगा, जाइगोट नहीं बनेगा। सो ट्राई टू फील द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एग एंड अ जाइगोट, राइट। तो बात हो रही थी कि ये होगा इनफंडिबुलम के अंदर, ठीक है। यहां से ऑनवर्ड 24 घंटे तक एग फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है और फीमेल बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर रह सकता है। इस हाई टेम्परेचर के ऊपर फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलपिंग एम्ब्रियो, इफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, तो फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो अपनी जिंदगी की अर्ली स्टेजेस कवर करता है, राइट। अर्ली स्टेजेस कवर करने के प्रोसेस को सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से भी 380 बरस पहले पैदा होने वाले एक शख्स से स्टडी किया था। एंड नेम ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट इज ग्रेट एरिस्टोटल। तो 380 और 84 ईयर्स BC की बात है, ये एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ था एंड हिज नेम वाज ग्रेट एरिस्टोटल, राइट। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के 322 साल पहले ही डाइड। लेकिन आपको पता है कि एरिस्टोटल डेफिनेटली अपने टाइम का बहुत बड़ा जीनियस था और इसने हमारी बायोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कम से कम गलत ही सही लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोचने की बुनियादें जरूर प्रोवाइड की। इनके दौर में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ईरा ऑफ फिलॉसफी का दौर था, लोग फलसफे को स्टडी करते थे और उसको परखने की कोशिश नहीं करते थे। इसके बारे में बड़ी मशहूर सी बात यह है कि अरिस्टोटल का ख्याल ये था कि एक फीमेल के अंदर मर्द की निस्बत ज़्यादा दांत होते हैं और उसकी 2 बीवियाँ थी, लेकिन वो उनका मुंह खोल के उनके दांत काउंट नहीं कर सका, लेकिन इस फलसफे को बहाल पेश करता रहा कि फीमेल में दांत मर्द की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो आप इन लोगों की फिलोसफिकल अप्रोच को देखें और लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को देखें, लेकिन ये वाला काम कि एक एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होती है, बहरहाल इसकी फाउंडेशन अरिस्टोटल ने ही रखी थी, राइट। हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ इनफंडिबुलम के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद गुजरेंगे 22 घंटे और 22 घंटे के दौरान में क्या क्या होगा, आए हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी। बात समझ आ रही है आप लोगों को। हम बात करेंगे अब सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल डिस्क की। आपके लिए ड्रॉ करता हूं, लुक एट दिस, कि अगर ये सारी की सारी योक है, अगर ये सारी की सारी योक है हमारे स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर यहां मुझे एक डॉट सा नजर आता है। ये डॉट आमतौर पे आपको वाइट सा नजर आएगा। दैट वेरी वाइट डॉट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग। और आपको पता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग में 2 चीजें शामिल होंगी, जाहिर है, एक मेल प्रोन्यूक्लियस और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मैंने डेलिबरेटली इनको 2 रंगों का बनाया है, मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इनके मिलने से यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक अदद जाइगोट। So if we want to make a zygote, we should provide 2 things. One of them should be the male pronucleus, other one should be the female pronucleus.
ये जाइगोट जो एक बहुत बड़ी योग के ऊपर एग्जिस्ट करता है, उस पर्टिकुलर जाइगोट के अंदर जो अब फर्दर सेल डिवीजन होगी, जाहिर है वो क्या होगी, माइटोसिस। वो क्या होगी, माइटोसिस। तो जाइगोट विल अंडरगो व्हाट, माइटोटिक डिवीजन। इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। ये माइटोटिक डिवीजन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या रखेंगी, कांस्टेंट रखेंगी। ठीक है, यहां पे जो डिवीजन होती है ये आम माइटोसिस से इसलिए मुख्तलिफ है क्यों कि जब इनसे सेल्स बनते हैं, लुक एट दिस, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेल है और मैंने इसमें माइटोसिस की, आम माइटोसिस की बात कर रहा हूं, तो उससे दो सेल बनेंगे जो एक दूसरे से जुदा जुदा रहेंगे। दो से अगर चार सेल बन गए हैं तो वो चार सेल साथ साथ पड़े रहेंगे, लेकिन उनका आपस में राबता कोई नहीं होगा। लेकिन जिस माइटोसिस की मैं बात कर रहा हूं, वो जो जाइगोट में होती है, उस वाले केस में लुक एट दिस कि अगर एक सेल से दो सेल बने हैं तो ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े रहते हैं बाय मींस ऑफ टाइट जंक्शंस। तो इनके दरमियान में यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको बहुत जोर से, बहुत फोर्स के साथ एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। और अगर इन दो सेलों से क्या बन गए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दो सेलों से बन गए क्या, चार सेल, ठीक है, तो ये चारों के चारों सेल भी क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे बाय मींस ऑफ टाइट जंक्शंस। तो इस किस्म की माइटोटिक डिवीजन को मैं नाम क्या देता हूं, मैं नाम देता हूं स्टूडेंट्स क्लीवेज। क्या नाम देते हैं हम इसे, क्लीवेज। सो क्लीवेज is a special type of mitosis that keeps the cells intact and usually give rise to one organism. बात समझ आ गई आपको? तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर हैन के एग में क्लीवेज कैसे होती है। तो आंसर इज, मैंने आपसे बोला कि ये योक है, योक के ऊपर स्पेस बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर छोटी सी स्पेस के अंदर जो कट्स पड़ती हैं वो एक डिस्क में हो रही हैं। मैंने डिस्क ड्रॉ की थी आप लोगों के लिए, लिहाजा हम इस किस्म की क्लीवेज को नाम देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज, राइट। इस पर्टिकुलर डिस्कॉइडल क्लीवेज का जो पहला कट है, इट इज ऑलवेज वर्टिकल। जब मैं बोलता हूं वर्टिकल तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव करेगा, राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ इसको फोकस कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, इट इज नॉट ट्रू, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको फोकस किया है, तो से कि जाइगोट इस तरफ पड़ा हुआ है और योग इस तरफ पड़ी हुई है, तो फिर ये वाला पोल एनिमल पोल होगा और ये वाला पोल वेजिटल पोल होगा, योग वाला पोल होगा। तो ये वाली कट इस पर्टिकुलर साइड से शुरू होगी और इसको पूरा डिवाइड करेगी इनटू टू व्हाट, पार्ट्स। लेकिन वो कट रहेगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क के अंदर। योक में तो कट जाने की सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि योक बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसा एग जिसमें योक बहुत ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं मेगालेसिथल एग। मेगालेसिथल एग, राइट। इस मेगालेसिथल एग की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। अगर इसमें योग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो तो बात और है, भाई योग बहुत ज्यादा है और वो यूनिफॉर्मली फैली हुई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि योग बहुत ज्यादा है और वो एक ही जगह पर एक सिरे पे लगी हुई, जैसा कि यहाँ है, तो हम इसे नाम देते हैं टीलोलेसिथल एग। क्या नाम देते हैं इसे, टीलोलेसिथल एग। तो यहाँ पे एक मेगालेसिथल टीलोलेसिथल एग प्रोड्यूस होता है जहां पे सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा डॉट होता है जिसमें सेल डिवीजन्स हो रही होती हैं। और वो वाली सेल डिवीजन जो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर डिस्क में हो रही हैं उन्हें हम नाम कर देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेजेस। डिस्कॉइडल क्लीवेज के देखेंगे मेरे पास पहली डिवीजन बनी, दैट इज ऑलवेज वर्टिकल। वर्टिकल क्यों कहते हैं आपको बता चुका हूं। तो बन गए मेरे पास 2 सेल। इन 2 सेल्स में क्या होगा, फिर फर्दर सेल डिवीजन होगी जो जाहिर है पहली सेल डिवीजन के एट राइट एंगल होगी और उसके रिजल्ट में मेरे पास 4 सेल बन जाएंगे जो आपस में
जाहिर है क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमियर। मियर का मतलब होता है सेल। ब्लास्टोमियर यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने इवेंचुअली ब्लास्टुला बनाना है, इसलिए क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो बात हो रही थी कि ये बन गए मेरे पास 4 ब्लास्टोमियर, समथिंग लाइक इट, बट दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अब एक ही प्लेन पे रह रहे हैं और योग के ऊपर चिपके हुए हैं, राइट। फिर क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, आपकी बुक ये लिखती है कि फिर इसके अंदर एक थर्ड डिवीजन होगी, दैट इज एट राइट एंगल टू फर्स्ट 2 क्लीवेजेस, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि कट कुछ ऐसे पास होगा, ऐसे, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, मेरे पास 8 सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, 4 ऊपर छोटे और 4 नीचे बड़े सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिवीजन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहाँ पे एक 16 सेल का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। डिवीजन लिखते हैं आप लोगों के लिए। पहले मेरे पास एक सेल था, उसमें डिवीजन हुई, उससे 2 सेल प्रोड्यूस हुए, फिर उसमें डिवीजन हुई, उससे मेरे पास 4 सेल प्रोड्यूस हुए, और 4 में डिवीजन हुई तो मेरे पास 8 सेल्स प्रोड्यूस हो गए, और 8 से मेरे पास 16 सेल स्टेज बन गई। ये जो 16 सेल स्टेज है, अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो ये मोरस जैसी है। व्हाट इज मेंट बाय मोरस? मोरस बेसिकली मलबरी को बोलते हैं। अगर आप शहतूत के फल को देखें तो आपको नजर आएगा कि उसके ऊपर भी उभार 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 से हैं, तो उसी शक्ल से रिजेंबल करता हुआ ये एक सॉलिड बॉल होता है 16 सेल्स का। मैंने वर्ड यूज किया है, सॉलिड बॉल होता है 16 सेल्स का। इसीलिए हम इस मलबरी लाइक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को नाम देते हैं मोरूला। क्या नाम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स? मोरूला। और जिस प्रोसेस से गुजर के, मीन क्लीवेज के प्रोसेस से गुजरने के बाद ये यहाँ पहुंचा है, दैट ऑल चेंजेस आर कॉल्ड एज व्हाट? मोरुलेशन। मोरुलेशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक सॉलिड मैस बनाया है 16 सेल्स का, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कैविटी नहीं है। और अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो इसी को मॉडिफाई करके दिखाता हूं आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये थी सारी की सारी मेरे पास योग, समझ लें ये योग थी, और अब यहाँ पर ये 16 सेल्स समझ लें यहाँ पे इकट्ठे पड़े हुए हैं, समथिंग लाइक इट। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बन गया है जिस दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है और ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मोरूला। सो मोरूला इज लाइंग एट द टॉप ऑफ योग। बात को यहाँ पे रुकते हैं कि मोरूला कैसे बना। कल आपसे लेक्चर में हम बात करेंगे कि मोरूला फर्दर किस किस स्टेज से गुजर के इवेंचुअली चेक की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। हमेशा आपसे कहता हूँ अपनी समातों को, अपनी आँखों को, अपने दिमागों को खोल कर बैठा करें। ये प्रोसेस दिखने में मुश्किल है, अगर आपको समझ आना शुरू हो जाए तो परहैप्स इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स इन योर बुक। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ सकते हैं, और ज़ाहिर एमसीक्यू तो इसमें से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड and try to achieve your target. I want to say you, Allah Hafiz.